दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो गया है, लेकिन अगर इसे आप पूरा देखेंगे तो मेरा दावा है आपको बहुत मज़ा आएगा और आपकी जानकारी में, आपकी नॉलेज में ज़बरदस्त इजाफा होगा। रामपुर ज़िला अधिकारी हैं जो गरीब के घर की नींव अपने हाथ से रख रहे हैं। इसकी पूरी कहानी मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद वो भी दिखाऊंगा कि जब उपचुनाव में सांसद और विधायक जो वायदे करके यहाँ पर जीते थे, उन्होंने जिस प्रकार से प्रलोभन दिए थे, लोगों को समझाया था कि यहाँ की बेरोज़गारी दूर होगी, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोली जाएंगी, यहाँ पर उद्योग धंधे लाए जाएंगे, तो उनके सारे वायदे इस वक्त बिल्कुल निराधार साबित हुए। अभी तक किसी के लिए कोई काम नहीं हुआ है, ना कोई फैक्ट्री खोली गई है, ना ही और कुछ हुआ है यहाँ पे। इस पर पूरी रिपोर्ट आप देखेंगे जो आपको बहुत जानकारी देगी। और सबसे बड़ी रिपोर्ट इसमें शानदार देखेंगे आप कि मणिपुर हिंसा के पीछे का राज, अप्रैल माह में शुरू हुई हिंसा अब तक क्यों नहीं रुकी है और किस तरह से जिन लड़कियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया उसके पीछे की क्या कहानी थी। और मणिपुर जहां पर स्थित है वो सेवन सिस्टर्स राज्यों के अंदर आता है और सेवन सिस्टर्स का क्या इतिहास है, यानी भारत के राज्यों में जो नॉर्थ ईस्ट है, आसाम, नागालैंड, मेघालय, सब सेवन सिस्टर्स में आता है। तो इनको सेवन सिस्टर्स क्यों कहा जाता है, इसकी पूरी कहानी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। बस बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। ये रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ हैं जो दिव्यांग मनीष कुमार के घर की बुनियाद रख रहे हैं। जी हां, आपको बताता चलूं कि जिला अधिकारी ने नेत्रों से दिव्यांग मनीष कुमार के जज्बे को सराहा और उन्होंने कहा कि इनके रोज़गार के लिए भी प्रयास किया जाएगा। ब्रेल लिपि में स्नातक और कंप्यूटर में डिप्लोमा के साथ साथ संगीत कला के भी जानकार हैं मनीष। दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब किसी की कोई तारीफ़ करता है, किसी के अच्छे कामों की तारीफ़ करता है, तो वो इसलिए करता है कि वो तारीफ़ के लायक होता है। और जहाँ मीडिया में उसकी तारीफ़ हो, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो या कोई भी हो, मीडिया में उसकी तारीफ़ चले, तो समझ लीजिए कि जो अधिकारी भी काम कर रहा है वो दिलो जान से काम कर रहा है। आजकल रविंद्र कुमार मादड़ रामपुर जिलाधिकारी सचमुच रियल हीरो के तौर पर उभर रहे हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। जो वो लोग जो बहुत गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं या जिनके साथ में समाज में अत्याचार हुए हैं, अन्याय हुआ है, जिनको सही तरीके से स्थान नहीं मिल पाए, उनको खोज खोज के निकालते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके लिए घर अलॉट करवाते हैं, पैसा दिलवाते हैं, घर खुद अपने हाथों से भूमि पूजन करते हैं और उसके साथ साथ जो सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हैं उसके लिए भी वो प्रयासरत रहते हैं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं कि इनको वो तमाम योजनाएं दी जाएं जो इनके लिए सरकार और शासन ने की हुई हैंगी। आपको बताता चलूं कि रामपुर ज़िला अधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ जब यहां पर इस गांव में पहुंचे तो पूरे विधि विधान से मनीष कुमार के लिए मकान की नींव रखी। कहा कि 2 माह के भीतर मनीष का मकान बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने मनीष से कहा कि उनके हुनर और योग्यता अनुसार स्थानीय स्तर पर भी रोजगार दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मनीष को राशन कार्ड जारी किया जाए। उन्होंने ज़िले के सभी खंड विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देशित किया कि ऐसे व्यक्ति जिनके घर मिट्टी से बनी हों उनको फिर से सर्वे कराकर प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए नियमानुसार पात्रता सूची में शामिल करने की कार्रवाई की जाए। सुनिए क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने इस संबंध में। उन्होंने मीडिया से बातचीत की। नहीं, देखिए ये मेरे लिए तो बहुत ही भावुक करने वाला क्षण है कि मनीष के अंदर इतना अच्छा जज्बा है और जब मैं रास्ते में आ रहा था तो उनसे मुलाकात होगी और इतना एक सुखद अनुभव मिलेगा ऐसी कल्पना नहीं की थी। और अभी आपने भी उनका इंटरव्यू लिया है तो उनसे बहुत हमें भी सीखने को मिला है कि ज़िंदगी में कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, परिस्थिति चाहे कैसे भी हो। और दूसरा, लगातार ये प्रयास करना चाहिए कि भगवान ने हर व्यक्ति को विशेष हुनर दिया है तो अपने हुनर को हम तराशें और बड़े लक्ष्य बनाएं, उसको हासिल करने के लिए प्रयास करें, चाहे कितनी भी ज़िंदगी। एक अच्छा जो हमने मिशन सुबह 2.0 चलाया है जिसमें हम इस प्रकार के जो विपन्न लोग हैं, गरीब लोग हैं या कहीं से उनका किसी शासकीय सहायता में आवास इत्यादि में नाम नहीं आ पाता तो उनको हम जन सहयोग से, अच्छे सम्रांत जनों के सहयोग से आवास बनवाते हैं। इस कड़ी में ही आज ये हम लोग नवा आवास की नींव आज हमने रखी है जो कि लगभग 2 माह में तैयार हो जाएगा। और यही हमारा प्रयास है कि लगातार इस प्रकार का जो ये मिशन है हम लोग उसको और आगे बढ़ाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो हमेशा हम लोगों को
मार्गदर्शन देते हैं कि लोक कल्याणकारी भावना से प्रशासन काम करे। तो वही एक हमारा प्रयास है और इनके लिए स्पेशली अभी हमने बुधवार को बुलाया है। प्रयास करेंगे कि जनपद स्तर पर जो इनका टैलेंट है उसको हम लोग यूज़ कर पाएँ और उनको रोज़गार की व्यवस्था भी हो पाएगी। और ऐसे लोग जो हैं वो वास्तव में बाकी लोगों के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर होता है, बाकी लोगों के लिए मोटिवेशन का वो एक स्रोत होता है। तो उनकी हुनर को पहचान मिले, उनको पहचान मिले जनपद स्तर पे, वो हमारा प्रयास है। हाँ, वो देखिए जब भी मिलक शाहबाद में या चमरोहा क्षेत्र में आते हैं बहुत सारे ऐसे मकान मुझे दिखते हैं जो गारे की सिलाई के होते हैं, तो उसमें कोई व्यक्ति ना रहे, क्योंकि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो ऐसे मकान सबसे पहले गिर जाते हैं। तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में या मुख्यमंत्री आवास योजना में हम लोग आच्छादित कर पाएँ, उसके लिए वेटिंग लिस्ट बनी हुई है। उसमें पहले एक सर्वे हुआ था, लेकिन कई बार अलग अलग अधिकारी होते हैं, वो समझ के अभाव में ही ऐसे लोगों का नाम कट जाता है। तो इसलिए मैंने पुनः सर्वे करने के लिए कहा है कि संवेदनशीलता के साथ में, पूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ में सर्वे करें और वास्तव में जो पात्र व्यक्ति से लाभ मिले। पिछले दिनों रामपुर में 2-2, 3-3 उपचुनाव हुए और सभी में भाजपा प्रत्याशी जीते। ये भाजपा प्रत्याशी ऐसे ही नहीं जीते, बल्कि भाजपा के नेताओं ने रामपुर की जनता से वायदा किया था कि यहाँ पे अब तक लोगों को जो ठगा गया है अब वो सब वसूला जाएगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। यहाँ की जो बंद फैक्ट्रियाँ हैं वो चालू कराई जाएंगी, उसके अलावा नई फैक्ट्रियाँ भी लगाई जाएंगी। यहाँ के युवा जो बेरोज़गार हैं और बाहर चले जाते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए, अब उन्हें पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि रामपुर में ही उनको रोज़गार मिलेगा। उपचुनाव में सांसद और विधायक चुनाव तो जीत गए, लेकिन मान्यों ने मतदाताओं के लिए रोज़गार का कोई इंतज़ाम नहीं कराया। चीनी मिल समेत कई फैक्ट्रियां नहीं चल सकीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की सरकार के कद्दावर मंत्रियों ने रामपुर की जनता से जो वायदे किए थे वो तमाम वादे बिल्कुल बेकार और नकारा साबित हुए। रोज़गार की दिशा में कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। रामपुर में नवाबी दौर में लगी फैक्ट्रियां भी राजनीति का शिकार हो गईं और धीरे धीरे एक एक करके सारी फैक्ट्रियां बंद होती चली गईं। लोकसभा के उपचुनाव में और विधानसभा के उपचुनाव में जनता से फैक्ट्रियां चालू कराने के वायदे अधूरे रह गए। फिल वक्त रोज़गार के मामले में रामपुर के हालात बद से बदतर हैं और इस वक्त यहाँ के युवाओं को रोज़गार की बेहद ज़रूरत है। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि ये आकाश सक्सेना है, इनके पास तो अभी टाइम है, अभी चलिए 3-3.5 साल की सरकार इनकी और बची हुई है, तब तक हो सकता है कि इस बीच में ये कुछ कर लें, कुछ फैक्ट्रियाँ आ जाएं इनके कहने से, या कुछ फैक्ट्रियाँ चालू हो जाएं, लोगों को रोज़गार मिल जाए और उनके जो वायदे हैं वो पूरे हो जाएं। वैसे ही लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और लोगों को तसल्ली देते रहते हैं कि काम होगा और ज़रूर होगा। लेकिन घनश्याम सिंह लोधी का क्या होगा, जो अब जल्द ही लोकसभा चुनाव आने वाला है और लोकसभा चुनाव इनको फिर से अगर लड़ना है और जीतना है तो इनको अपने वायदे कम से कम ज़रूर पूरे करना चाहिए। इनको चुनाव जिताने के लिए केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ने वायदा किया था कि रामपुर में बेरोज़गारी को दूर किया जाएगा, रामपुर की फैक्ट्रियों को चालू किया जाएगा। शुगर फैक्ट्री चालू होने की कई बार बातें भी हुई, ऐसा लगा कि जैसे कि शुगर फैक्ट्री चालू हो जाएगी, लेकिन उसके भी चालू होने का अभी कोई रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि बहुत आसान प्रोसीजर ये है कि जिस जगह पे शुगर फैक्ट्री है उसकी ज़मीन की कीमत आज अरबों खरबों रुपए में है। अगर ये ज़मीन बेच के ही दूसरी जगह पर कोई दूसरी फैक्ट्री लगा दी जाए, ऐसी जगह पर रामपुर की क्षेत्र के अंदर ही ज़मीन खरीद के कोई फैक्ट्री दूसरी लगा दी जाए तो उसमें भी काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल सकते हैं। स्कीमें जो बहुत सी ऐसी होती हैं जो आम आदमियों के जहन में होती हैं, आम आदमियों के पास में होती हैं, जो सरकार के बड़े बड़े जो सचिव दिग्गज बैठे हुए हैं, मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, विधायक और एमपी बैठे हुए हैं, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पूरी तरह से कामयाब और सक्षम नहीं होते। लोधी साहब ने जो वायदे किए थे अपने आप को यहाँ पर स्थापित करने के लिए, उनका अब क्या होगा ये एक बड़े सोचने वाली बात है। क्योंकि जो चुनाव आने वाला है उस चुनाव में जब लोधी साहब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आपके वायदे क्या हुए। यहाँ ये भी आपको बताता चलूँ कि अब सांसदों के बराबर हो गई है विधायक निधि, यानी प्रत्येक विधायक को प्रत्येक वर्ष विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए निधि मिलेगी। यानी कि 5 साल के अंदर 25 करोड़ रुपए एक विधायक को दिए जाएंगे। अब अगर काबिल विधायक होगा तो वो अपने क्षेत्र का विकास भी कराएगा और उस विकास के माध्यम से दोबारा फिर से वोट मांगने के लिए जब जाएगा तो जनता उसको सर पर उठा कर रखेगी। लेकिन हमारे यहाँ कुछ मिसालें ऐसी भी हैं, जैसे चमरावा के विधायक हैं जिनकी निधि 2022 के 1.5 करोड़ रुपए अभी तक उसमें ही पड़े हुए हैं जो खर्च नहीं किए गए हैं। नसीर अहमद खां के खाते में पिछले वित्त वर्ष 2022 के 1.5 करोड़ रुपए पड़े हैं।
विधायक नसीर अहमद खां के खाते में पिछले वित्त वर्ष के 1.5 करोड़ के अलावा चालू वित्त वर्ष के 2.5 करोड़ रुपए पड़े हैं। विधायक से प्रस्ताव मांगे गए हैं ताकि चमरवा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य रफ्तार पकड़ सके। रामपुर जनपद में कुल 5 विधायक हैं और अब विकास के लिए 25 करोड़ रुपया विधायकों के खाते में और 5 करोड़ रुपया सांसद के खाते में प्रतिवर्ष आएंगे, जिससे ज़िले का विकास खूब ज़ोर शोर से हो सकेगा। अगर विधायक और सांसद और ये सब नेता मिलकर चाहेंगे तो विधायक खूब ज़ोर शोर से अब हो सकता है। अब पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अब सिर्फ आपको प्रस्ताव बनाकर भेजना है। आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से अपने क्षेत्रवासियों को, क्षेत्र के लोगों को आप प्रोत्साहन के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से क्या क्या कार्य करते हैं। दोस्तों, जब मणिपुर का नाम आता है तो कलेजा कांप जाता है, दिलो दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमारे देश में आज भी इंसानियत ऐसा नंगा नाच कर सकती है। जिन इंसानों ने दूसरे इंसानों को नंगा करके घुमाया है, नचाया है, फिराया है, वो भी इंसान थे और उन्होंने जो काम किया है ये बहुत ही शर्मनाक है। शासन और प्रशासन की जो कमियां हैं वो तो बाद में बात होगी उसमें, लेकिन कोई इंसान किसी इंसान के साथ में इस 21वीं सदी में ये कैसे कर सकता है, ये बड़ा सोचने का विषय है। आज जब इस दौर के अंदर लोग चांद और सितारों की बातें करते हैं, दूसरे देशों के लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसमें की बातें उनके यहाँ कहीं दूर दूर तक भी नहीं होती, तो हमारे देश के आज भी कुछ क्षेत्रों में जातीय हिंसा और इन सब बातों को लेकर खून खराबा ज़ोर शोर से जारी है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सरकार, शासन और प्रशासन इन सब का मुंह तमाशाई कैसे बना हुआ है। मणिपुर हिंसा कोई आज की नहीं है। अप्रैल माह में शुरू हुई यह हिंसा अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक चलते चलते जब इन लड़कियों का वीडियो वायरल हुआ तो तब लोगों ने जाना कि मणिपुर हिंसा क्या है, जबकि मैंने अब से 2 महीने पहले भी ये खबर चलाई थी और बताया था लोगों को कि मणिपुर के हालात अच्छे नहीं हैं वहाँ पे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि प्रधानमंत्री जहाँ पे देश विदेश के दौरे करते रहे, सब जगह घूमते रहे, अच्छी अच्छी बातें करते रहे, उनके आदर और सत्कार के लिए लोगों ने अपनी बाहें नहीं अपनी आंखें बिछा दी। उनके फूल मालाओं के साथ साथ में लोगों ने अपनी आंखें बिछाकर उनका स्वागत किया। तो अपने देश के एक पार्ट में हुई हिंसा के बारे में क्या उनको खबर नहीं थी, या इस तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं गया, या उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। ये तो खैर एक अलग विषय है कि क्या बात है, क्यों ऐसा हुआ है। इसको लेकर प्रधानमंत्री का जगह जगह पे आपने देखा है कि घेराव भी हुआ है। विपक्ष ने बहुत सी बातें कही हैं। विपक्ष के हाथ में जो मुद्दा आया है उस मुद्दे को वो भुना रहा है और विपक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर 2024 के चुनाव में भी उतरेगा कि लोग मणिपुर जलता रहा और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जब उन लड़कियों का वीडियो वायरल हुआ तो तब प्रधानमंत्री ने सांसद के बाहर आकर मीडिया से कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, या मैं क्रोधित हूँ, या मैं पीड़ा से मेरा दिल वो हो रहा है। तो इन सब बातों से जो होता है, इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं होता, जबकि वहाँ पे इस वक्त तुरंत एक्शन की ज़रूरत है कि ऐसा एक्शन हो कि जिससे कि वहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल हो। क्योंकि मणिपुर हमेशा से ऐसा नहीं था। ये जैसा फ़ोटो देख रहे हैं आप, ये मणिपुर के हिंसा से पहले के फ़ोटो हैं। मणिपुर के खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत वादी है, नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पर। वहाँ के लोग जो हैं बहुत अच्छी तरह से फोक डांस करते हैं, वैसे अलग अलग एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। देश के क्रीड़ा जगत के अंदर में, खेल के अंदर वहाँ की लड़कियाँ जो है हिस्सा लेती हैं। तो इन सब बातों को लेकर के जैसे कि मणिपुर के लोग काम करते हैं और उनके साथ में ऐसा हुआ कि मणिपुर का विभत्स बना दिया, उसको जलाकर राख कर दिया गया। किस तरह से वहाँ लोगों के साथ में निंदा हुई और किस तरह पर लोगों के साथ में बेइज्जत किया गया, ये तमाम तस्वीरें देखने के बाद में ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर क्या ऐसा हुआ होगा। सेवन सिस्टर्स के अंदर मणिपुर आता है। सेवन सिस्टर क्या है मैं आपको वो बताता हूँ, उसकी सच्चाई बताता हूँ। उत्तर पूर्व के राज्यों को 7 बहनों का दर्जा दिया गया है। ये राज्य एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण ही इन 7 राज्यों को 7 बहनों की भूमि कहा गया। इन 7 सिस्टर्स राज्यों में मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड शामिल है। सिक्किम इस राज्यों का हिस्सा नहीं है क्योंकि इन 7 सिस्टर्स का गठन हुआ तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत भी किसी वंडरलैंड से कम नहीं है। इस जगह को नेचर का आशीर्वाद मिला है और यहाँ के 7 सिस्टर स्टेट्स भी अपने आप में ही अलग खासियत रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको कराते हैं आज 7 सिस्टर स्टेट्स की सैर। नंबर 1, असम। ये नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है और 7 सिस्टर्स राज्य में शामिल है।
असम को राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को दिया गया। इस राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश कहा जाता है, यानी कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एंट्री लेने के लिए सबसे पहले असम में एंट्री ली जाती है। इस राज्य की राजधानी दिसपुर है। इस राज्य में 33 जिले हैं। इस राज्य का क्षेत्रफल 78,438 किलोमीटर स्क्वायर है। इस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप असम राज्य में ही स्थित है। यह द्वीप मिट्टी से बने मुकुटों के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। असम का डिगबोई दुनिया की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। एक रिफाइनरी 1901 से चली आ रही है। असम देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। असम में पूरे देश की करीब आधी चाय का उत्पादन किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में हर साल करीब 63 से 70 करोड़ किलो चाय का उत्पादन होता है। इसके अलावा असम राज्य कामाख्या माता के मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वहाँ की चाय की बगान की वजह से काफी फेमस है। इसके अलावा दुनिया भर में गोल्डन सिल्क के नाम से मशहूर मूंगा रेशम का उत्पादन भी असम में ही होता है। नंबर 2, नागालैंड। नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुआ। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर डिमापुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड का क्षेत्रफल 16,569 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि नागालैंड की जनसंख्या 19,80,602 है। नागालैंड में कुल 12 जिले हैं। नागालैंड की 88% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक मिर्ची नागालैंड की ही है। भूत जोलोकिया दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक है। इसका नाम गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। इसको घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे तीखी मिर्ची है। नागालैंड में 100 से ज्यादा जनजाति निवास करती है। नागालैंड में आज तक कोई महिला विधायक नहीं बनी है। यहाँ की राजनीति में महिलाओं का योगदान बिल्कुल नहीं है। नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर के बीच हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसको देखने दूर दूर से लोग आते हैं। नंबर 3, मणिपुर। मणिपुर भी 7 सिस्टर्स में शामिल है। इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर भारत में 15 अक्टूबर 1949 को शामिल हुआ, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को मिला। इस राज्य का क्षेत्रफल 22,347 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि इसकी जनसंख्या 28,55,994 है। मणिपुर में कुल 16 जिले हैं। इस राज्य की सीमा उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार से लगती है। इस राज्य को देश की आर्किड बास्केट भी कहा जाता है। ये राज्य यहाँ पर पाए जाने वाले शिरोई लिली के लिए भी काफी मशहूर है, क्योंकि यह फूल पूरी दुनिया भर में सिर्फ मणिपुर में ही पाया जाता है। हर साल मणिपुर के उखरूल जिले में शिरोई लिली फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे देखने दूर दूर से लोग मणिपुर आते हैं। मणिपुर में किबोल लामजो राष्ट्रीय उद्यान, विष्णुपुर स्थित विष्णु मंदिर, मोरहे सेराय गांव, उखरूल की पहाड़ियां, कांगला पार्क जैसे कुछ टूरिस्ट प्लेस हैं जो बहुत फेमस है। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां दुनिया की एकमात्र तैरती झील है। नंबर 4, मेघालय। मेघालय राज्य का गठन असम राज्य के 2 बड़े जिलों संयुक्त खालसी हिल्स और जयंती हिल्स को असम से अलग करके 21 जनवरी 1972 को किया गया। मेघालय को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले 1970 में उसे सेमी ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दिया गया। इस राज्य का क्षेत्रफल 22,429 किलोमीटर स्क्वायर है। 2011 में जनगणना के मुताबिक इस राज्य की जनसंख्या लगभग 29,64,007 है। इस राज्य की राजधानी शिलोंग है। मेघालय में कुल 11 जिले हैं। मेघालय का मतलब होता है बादलों का घर, जो इस बात को काफी सही भी प्रूव करता है, क्योंकि दोस्तों मेघालय के चेरापूंजी मेघालय में साल भर में होने वाली बारिश की वजह से इसे दुनिया की सबसे नम जगहों में गिना जाता है। यहाँ का टेम्परेचर मुश्किल से 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, जबकि सर्दियों में टेम्परेचर 0 तक पहुँच जाता है। ये राज्य अपने रूट ब्रिजेस के लिए काफी फेमस है। मेघालय के गांव को भारत के सबसे साफ गांव का दर्जा मिला है। मेघालय में बहुत सारी नदियां हैं, जिनमें गनौल, सांडा, बांद्रा, बुगई जैसी कुछ नदियां प्रमुख हैं। दोस्तों, मेघालय की उमनगोत नदी को देश की सबसे साफ नदी माना जाता है। इसका पानी इतना साफ है कि नाव कांच पर तैरती हुई सी नजर आती है। मेघालय में भारत का सबसे ऊंचा झरना नोलकीकाय फॉल्स भी मौजूद है। इसके अलावा डॉन बॉस्को म्यूजियम, मसाई गुफा, गारो पहाड़ियां, एलिफेंट फॉल्स जैसी कुछ जगह है जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। दोस्तों, मेघालय भारत का बहुत ही खूबसूरत राज्य है
और अपनी खूबसूरती के कारण मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। नंबर 5, त्रिपुरा। त्रिपुरा भी 7 सिस्टर स्टेट्स में शामिल है, जहां पर भारत की खूबसूरती देखने को बनती है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर है। इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। त्रिपुरा में कुल 8 जिले हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदी घाटियों के बीच स्थित है। इसके उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश है, जबकि पूर्व में असम और मिजोरम मौजूद है। यानी कि ये राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी के बाद अगरतला ही सबसे महत्वपूर्ण शहर है। त्रिपुरा की जनसंख्या 36,73,917 है। त्रिपुरा आधे से ज्यादा जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए ये स्टेट टूरिस्ट को अपनी तरफ काफी अट्रैक्ट करता है। नंबर 6, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, ये 7 बहनों में सबसे बड़ी बहन है। जी हाँ, मतलब कि 7 स्टेट सिस्टर्स में से ये राज्य सबसे बड़ा है। इस राज्य की राजधानी ईटानगर है। इस राज्य में 25 जिले हैं। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 83,743 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल जनसंख्या 13,82,611 है। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ डॉन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है उगते सूर्य का घर, क्योंकि दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में ही उदय होता है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की पहली किरण सुबह 4:30 बजे गिरती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूरज निकलने का टाइम का अंतर लगभग 2 घंटे का है। आजादी के काफी साल तक बाद भी अरुणाचल प्रदेश नाम का कोई राज्य नहीं था। उस समय अरुणाचल प्रदेश को NEFA यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। साल 1972 में श्री बीभा बासु दास शास्त्री जी ने अरुणाचल प्रदेश को उसका यह नाम दिया और उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और यह भारत का 24वां राज्य बन गया। इस स्टेट की सीमा असम और नागालैंड से मिलती है, जबकि इसका इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार, भूटान और चीन से लगता है। 3 देशों की सीमा लगने के कारण अरुणाचल प्रदेश में काफी मिक्स कल्चर देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश बहुत खूबसूरत है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का आभूषण भी कहा जाता है। इसे भारत का फिनलैंड कहा जाता है, क्योंकि सर्दियों में इस राज्य का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढक जाता है। इस राज्य का लगभग 80% भाग जंगलों से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन तवांग मठ है, जो कि 400 साल पुराना है। ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। पोताला महल के बाद दूसरा सबसे बड़ा मठ है। अरुणाचल प्रदेश की इकॉनमी खेती पर डिपेंडेंट है। नंबर 7, मिजोरम। दोस्तों, 7 सिस्टर स्टेट्स में आखिरी राज्य है मिजोरम। मिजोरम राज्य साल 1972 तक असम का ही हिस्सा था, पर 20 फरवरी 1987 को इसे भारत का 23वां राज्य बना दिया गया। मिजोरम की राजधानी एजोल है। मिजोरम का क्षेत्रफल 21,081 किलोमीटर स्क्वायर है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या लगभग 10,91,014 है। मिजोरम में कुल 11 जिले हैं। मिजोरम राज्य का बॉर्डर त्रिपुरा, असम और मणिपुर से मिलता है, जबकि इसका इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश और म्यांमार से मिलता है। विश्व की कर्क यानी कि कैंसर रेखा इस राज्य के बीच से होकर गुजरती है। मिजोरम देश के उन राज्यों में से एक है जहां की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। भारत में केरल और लक्षद्वीप के बाद मिजोरम 3rd पोजीशन पर है, जिसकी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। मिजोरम घने जंगलों से भरा पूरा राज्य है, जिसके कारण यहाँ मार्च से सितंबर के महीने में जमकर बारिश होती है। मिजोरम राज्य की सबसे बड़ी नदी का नाम चिमतूपी है, जिसे कालादान भी कहा जाता है, और सबसे बड़ी झील का नाम पलक लेक है। दोस्तों, आपको बता दें कि मिजोरम शब्द को मौतम से मिलाया गया है, जिसका मतलब होता है अकाल। दरअसल दोस्तों, मिजोरम में लगभग 50 साल के बाद बांस के फूल आते हैं और इन फूलों को खाने की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा चूहे हो जाते हैं। बांस के फूल न सिर्फ चूहों का पसंदीदा भोजन होता है, बल्कि इसे खाने से उनकी प्रजनन क्षमता भी और तेज हो जाती है, जिसके कारण ये चूहे न सिर्फ बांस के फूलों पर बल्कि लोगों के रखे हुए अनाज पर भी धावा बोल देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, मिजोरम अपने ब्लू माउंटेन के लिए भी काफी फेमस है। दोस्तों, ये थे 7 सिस्टर स्टेट्स जो भारत में अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं और उत्तर भारत की शान है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।